बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। आज फिर दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। वाओ शिजा, हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं और वो भी अगट्ठे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, रिदा ने पुरजोश होते हुए कहा। शिजा धीरे से मुस्कुरा दी। शिजा मैं पहली बार पिकनिक पर जा रही हूँ और वो भी पूरे 2 हफ्तों के लिए। और मौजे वाली बात यह है, मामा ने इजाज़त भी दे दी, वरना तुम तो जानती हो कि वो कभी भी मुझे कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं देते, हालांकि तुम्हारे घर जाने की भी नहीं। रिदा ने पहले पुरजोश फिर अफसुर्दा अंदाज में अपनी बात ख़त्म की। और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? रिदा ने उसकी चुप को भांपते हुए कहा। यार जा तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए। और वैसे भी मैं पहली बार घर से इतनी दूर जा रही हूँ, शिजा ने दुखी सा जवाब दिया। यार इसमें डरने वाली कौन सी बात है, हम अकेले थोड़ी ना जा रहे हैं। प्रोफेसर अमजद साहिब होंगे ना हमारे साथ, और फिर हमारे 5 दोस्त और भी हैं। देखो ना, महर जा रही है, इसके अलावा आमिर, जुबैर, वहीद, सना भी तो हैं। रिदा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। दरअसल जैसे ही सुबह प्रोफेसर अमजद ने उन्हें बताया कि वो सालमपुर के सबसे खूबसूरत शहर जा रहे हैं और वो भी 2 हफ्तों के लिए, तो उनकी खुशी की इंतहा न रही थी और सब मज़े से अपनी पैकिंग करने लगे। पूरे कॉलेज में से सिर्फ 7 लोग ही इतनी दूर जाने के लिए तैयार हुए थे। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थी और ये सब अपनी खुशकपियों में मसरूफ़ थे। अरे देखना तो ज़रा, चांद किधर से निकला है। आज शिजा मैडम बड़ी खामोश हैं। जुबैर ने ना चुप होने वाली शिजा को यूं गुमसुम बैठे देखा तो कहा, आई थिंक दोपहर का वक्त है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है चांद दोपहर के वक्त नहीं, रात के वक्त निकलता है। मिस्टर जुबैर, शिजा ने जल बुनकर कहा। गलत, तुम दोनों ही गलत हो, वहीद ने टांग उड़ाई। मैडम शिजा जी, आपसे किसने कहा कि 2 पर कोई चांद नहीं निकलता? चांद तो होता है लेकिन नजर नहीं आता, क्योंकि सूरज की रोशनी ही इतनी होती है कि। और ये कि जियो मेरे शेर। इससे पहले कि वहीद कुछ और कहता, जुबैर ने उसे थपकी देते हुए और फख्र से शिजा की तरफ देखते हुए कहा, जो कि वहीद को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। जुबैर साहिब, आप भी गलत हैं। आपने भी गलत कहा है कि जरा चांद देकर बताओ किधर से निकला है। हालांकि दोपहर के वक्त चांद नजर नहीं आता। उफ वहीद, और दोनों उसकी बातें सुनकर अल्लाह बचाए ऐसे कहा और सबने अपना माथा पीटा। अब बारी खुश होने की शिजा की थी और जुबैर का मूड ऑफ था। वहीद ऐसा ही था कि आम सी बात को साइंस में ले जाता और उसे साइंस की नज़र से टटोलता। और ये मैडम शिजा और जुबैर साहिब दोनों की शुरू से नहीं बनती थी। हर वक्त बहस, नोक चोक और दूसरे को जवाब देना अपना फ़र्ज समझते थे, लेकिन आपस में प्यार भी बहुत करते थे। ये अलग बात थी कि कभी इजहार नहीं होने दिया था। अचानक गाड़ी रुक गई तो सब चौंक गए। क्या हुआ? सना ने प्रोफेसर अमजद से पूछा। मालूम नहीं, देखते हैं, ड्राइवर ने जल्दी से कहा और गाड़ी से बाहर निकल गया। सब लोग भी बाहर आ गए। बाहर का मंजर बहुत ही दिलकश था। सड़क के दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और परिंदे दरख्तों पर बैठे हुए जाने कौन से गीत गा रहे थे। और आसमान इस वक्त बादलों से छुपा हुआ था और सर्द सर्द हवा चल रही थी। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। क्या खूबसूरत मंजर है, रिदा ने चारों तरफ नजर घुमाते हुए कहा। वाकई मंजर तो दिलकश है। आमर ने भी उसकी बात की तायद की। यहाँ मौसम हमेशा ही एक सा रहता है, ड्राइवर ने गाड़ी देखते हुए कहा। सब उसकी तरफ मुतवज्जह हुए और हैरान रह गए। वो बहुत अजीब सा दिखता था। लंबा तिरंगा सा का, चेहरे पर हल्की हल्की सफ़ेद दाढ़ी और आंखें गजब की थी, जिसमें जैसे खून तैर रहा था और अजीब सी वहशत टपकती थी। शिजा ने एक नज़र उसे देखा और फिर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। साहिब जी, कोई बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, ड्राइवर ने प्रोफेसर अमजद से कहा। क्या मतलब? अभी तो हमारा आधे से ज़्यादा सफ़र रहता है और आसपास कोई नज़र भी नहीं आ रहा, प्रोफेसर ने इधर उधर देखते हुए कहा। साहिब जी, ये यहाँ से 3 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकलता और ना ही आपको कोई मैकेनिक मिलेगा, क्योंकि 3 बजे के बाद सभी अपनी दुकानें बंद कर देते हैं। इसलिए मेरी माने तो रात इधर ही गुजार लेंगे, उसने सर को मुखातिब करते हुए कहा। लेकिन हम यहाँ कैसे रहेंगे? इर्द गिर्द जंगल है और कोई भूत बला आ गई तो सबसे पहले हम पर ही चिपटेगी, वहीद ने डरते हुए कहा। ओ शिट,
वहीद, भूत वूत कुछ नहीं होता है, ये हमारी बनाई हुई कहानियां हैं। कम से कम मैं तो नहीं मानता उन्हें, जुबैर ने वहीद की तरफ देखते हुए कहा। मान जाओगे। अगर नहीं मानते तो, उस ड्राइवर ने कहा। उसके बोलने से भी वहशत टपकती थी। छोड़ो ये सब फजूल बातें, सोचो कि रहना कहाँ है। रिदा ने, जो कि जाने के लिए पुरजोश थी, उकताए हुए लहजे में बोली। साहिब जी, एक हवेली है, अगर कहें तो वहां ले चलता हूँ। खाली पड़ी है, गांव के चौधरी की है, मैं बात कर लेता हूँ, ड्राइवर ने कहा। हाँ हाँ करो बात, सर अमजद ने फौरी कहा। नहीं सर, वो हवेली जाने कब से खाली है और हम तो इस गांव में पहली बार आए हैं और मेरा ख्याल है हमें वहां नहीं जाना चाहिए। शिजा ने फिक्रमंदी से कुछ सोचते हुए कहा। सीधी तरह कह दो कि सर जी, मुझे वहां जाने से डर लग रहा है, वहां ना जाया जाए, जुबैर ने उसकी तरह एक्टिंग करते हुए कहा। व्हाट? नो मैन, मुझे वहां जाने से डर नहीं लग रहा। हाँ, अगर डर रही भी हूं तो तुम्हें इससे क्या? हर इस चीज से डरना चाहिए जो खतरनाक हो सकती है, शिजा ने जवाब दिया। ये चीज से मुराद तुम्हारा क्या है? जुबैर ने पूछा। चीज से मुराद भूत, जिन, चुड़ैल, डाइन, तुम कुछ भी कह सकते हो, शिजा ने जवाब दिया। क्या पागलपन है शिजा, ऐसी कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है, जुबैर ने फौरन कहा। क्यों नहीं है? बिल्कुल मौजूद है। जिन होते हैं, और ये खुद कुरान पाक में भी लिखा है। और वैसे भी तो बड़े मुसलमान बने फिरते हो, इस बात पर यकीन क्यों नहीं? या तुम यकीन करना नहीं चाहते? बोलो शिजा, शिजा ने गुस्से से कहा। आई डोंट बिलीव दिस, जुबैर उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा। बाकी लोग कभी शिजा की तरफ देखते और कभी जुबैर की तरफ, जिससे वो इस बहस का नतीजा जानने चाहते हूँ कि जिन नाम की बला मौजूद है भी या कि नहीं। छोड़ो ये बातें, चलो बैग उठाओ और हम आज ही हवेली चल रहे हैं। कोई एतराज़ कबूल नहीं होगा, प्रोफेसर ने शिजा की तरफ देखते हुए कहा। और जुबैर ने एक तंजिया मुस्कुराहट शिजा की तरफ उछाली और वो ड्राइवर की रहनुमाई में चलने लगे। अंधेरा फैल चुका था। वैसे तो चांद पूरा था, लेकिन दरख्तों की वजह से बहुत थोड़ी उन तक पहुंच रहा था। हर तरफ खामोशी का राज था। चंद सानिये बाद इक्का दुक्का जानवर की आवाज़ इस खामोशी को तोड़ देती और फिर वही खामोशी। सबको चलने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी, जबकि वो बुरा ड्राइवर ऐसे चल रहा था जैसे 100 वाट का बल्ब रोशन हो और उसे चलने में कोई दिक्कत नहीं। ये लोग चल रहे थे कि इन्हें वहीद के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। सभी डर गए और फौरन रुक गए। बूढ़े ने टॉर्च की रोशनी पीछे की तरफ की तो सबका कहकहा गूंज गया, क्योंकि सेहतमंद वहीद दरख्तों के दरमियान फंस चुका था। अबे मोटे, जब तू जानता है कि ये तुम्हारे गुजरने का रास्ता नहीं तो गुजरने की कोशिश ही क्यों की? आमिर ने हंसते हुए कहा। मुझे क्या पता था कि यहाँ दरख्त इतने करीब होते हैं, और मैं तो तुम लोगों के पीछे चला रहा था और इतना अंधेरा है। हालांकि वो दरख्त इतने भी करीब ना थे। फिर जुबैर और आमिर ने उसे पीछे से पकड़कर बाहर खींचा, जिसका नतीजा ये निकला कि वो तो निकल गया, अलबत्ता जुबैर और आमिर दोनों पीछे गिर गए। और ऐसे ही सब हवेली में पहुंच गए। अंधेरे में डूबी हुई ये हवेली देखने में ही वहशतनाक लग रही थी। बूढ़े ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, बहुत सी चमगादड़ें बाहर निकल गई। सब पीछे हट गए। शिजा जैसे ही पीछे हुई जुबैर के साथ टकरा गई। फिर जैसे ही टकराने वाली शख्सियत का पता चला कि वो कौन है, पीछे हट गई और अंदर की जानिब लपकी। जुबैर ने हंसते हुए बैग उठाया और अंदर आ गया। बूढ़े ने आगे बढ़कर लाइट्स ऑन की और दरवाज़ा बंद कर दिया। सब हवेली का जायजा लेने लगे। दीवारों पर सुल्तानों और शहजादियों की तस्वीरें चिपका थी। शिजा ने एक तस्वीर पर आकर रुक गई। वो अजीब सी तस्वीर थी, शायद किसी कमरे के अंदर की थी। एक लड़की जिसने दुल्हनों वाला लिबास पहना हुआ था और इंतहा की हद तक खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। और पास खड़ा लड़का, जिसका चेहरा तो उस तरफ ना था, लेकिन उसका हाथ लड़की की कलाई पर सख्ती से जमा हुआ था, जो कि फूलों वाले बेड पर बैठी हुई थी। और तस्वीर में एक तरफ जलती हुई आग थी और पास एक किताब पड़ी थी। शिजा गौर से तस्वीर को देखने लगी थी। चलो सब लोग खाना खा लो और अपने कमरे में जाकर सो जाओ, प्रोफेसर अमजद की आवाज़ पर शिजा चौंकी और उन सब की तरफ चल पड़ी। जल्दी चलो, सुबह यहाँ से निकलना भी है, अमजद सर ने दोबारा कहा। तो बूढ़ा ये सुनकर मैनी के संसा और ऊपर की तरफ चल दिया। कैसी लगी ये हवेली? आमिर ने सना के कान में सरगोशी की। कभी हमारी भी बिल्कुल ऐसी ही एक हवेली होगी जहाँ सिर्फ तुम होगी और मैं होगा। सना फौरन पीछे हट गई और घूर कर इधर उधर देखा। रिदा की नज़र उन पर पड़ गई थी। वैसे तो उनकी प्रेम कहानी सब जानते थे, फिर भी सना बड़ी एहतियात बरतती थी। सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। फिर जैसे ही उन्हें पता चला कि सर सो चुके हैं, सभी एक कमरे में जमा हो गए और गप्पे लगाने लगे। मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी पीकर आता हूँ।
आमिर ने खांक लगाई और बाहर निकल गया। जैसे ही वो किचन में दाखिल हुआ उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे से गुजरा हो। वो जल्दी से बाहर आया और इधर उधर देखकर वो अंदर दाखिल हो गया तो ठटक कर रह गया। उसने दोबारा पीछे मुड़कर देखा। उसने जैसे ही फिर पीछे मुड़कर देखा तो जैसे बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और अपने घने और लंबे बाल चानू पर फैला रखे थे, बड़ी अदा से जा रही थी और उसकी पायल की आवाज़ एक सुरीला सा शोर बर्पा कर रही थी। आमिर भूल गया कि वो पानी पीने आया था, जल्दी से उसके पीछे लपका। जैसे ही वो मुड़ी, आमिर भी उसकी तरफ मुड़ने लगा तो किसी से टकरा गया और गिलास छूट गया। आमिर ने ऊपर नज़र उठाकर देखा तो वही बूढ़ा था और उसने लालटेन हाथों में उठा रखी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े ने उसे घूरते हुए कहा। जाने क्यों आमिर उससे वहशत खाने लगा था। वो मैं पानी, आमिर से खौफ की वजह से बोला नहीं जा रहा था। पानी इधर नहीं, किचन में है। जी, आमिर ने कहा और कमरे की तरफ भागा। अरे तुम्हें भी किसी भूत से वास्ता पड़ गया है जो यूं सूरत बना रखी है, जुबैर ने आमिर का मजाक उड़ाते हुए कहा। यार वो बूढ़ा कह रहा था कि यह हवेली तो खाली है मगर यहाँ तो बहुत खूबसूरत लड़की रहती है। लड़की? सबने एक साथ कहा। हाँ लड़की, वो उसी डरी हुई आवाज़ में बोला। यार तुम्हें तो पहले ख्वाबों में लड़कियां दिखाई दिया करती थी, अब हकीकत में भी दिखाई देने लगी हैं। जुबैर ने हंसकर कहा। यार मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैंने खुद उस लड़की को अपनी आंखों से देखा है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो खुद जाकर देख लो, आमिर ने यकीन दिलाते हुए कहा। सना ने गुस्से से आमिर की तरफ देखा और कमरे से बाहर निकल गई। जुबैर शर्म करो, तुम्हें मजाक सूझ रहा है और इस बेचारी की हालत देखो, कितना डरा हुआ है। हो सकता है वाकई इसने किसी को देखा हो, शिजा ने जुबैर से कहा। उफ शिजा प्लीज, अब तुम मत शुरू हो जाना, एक पागल काफी नहीं है जो तुम भी वैसी ही बातें करने लगी हो। जुबैर ने उसे टोका। तुमसे बात करना ही फजूल है, शिजा ने गुस्से से कहा और आमिर के साथ बाहर निकल गई और उनके पीछे वहीद भी चला गया। अब कमरे में जुबैर और महर बाकी थे। अब क्या मैं तुम्हें काट दूं और बाहर का रास्ता दिखाऊं? महर जी, जुबैर ने जले हुए अंदाज में कहा, जो कब से टिकटिकी बांधे उसे देख रही थी। महर शुरू ही से जुबैर को पसंद करती थी, जबकि जुबैर ने उसे कभी भी अहमियत नहीं दी थी। अगर तुम्हें मेरा यहाँ मौजूद होना इतना ही गुर रहा है तो मुझे कह क्यों नहीं देते? तुम ऐसे क्यों मेरे साथ करते हो? अगर मेरी जगह शिजा होती तो तुम्हारी नींद में खलल नहीं डलती थी, महर ने गुस्से से कहा। व्हाट नॉनसेंस, जुबैर ने गुस्से से कहा। हाँ, जैसे मैं जानती नहीं हूँ, हर वक्त उससे बात करने के बहाने सोचते रहते हो। और तो और जब शिजा आने के लिए तैयार नहीं हो रही थी तो तुमने बहुत मुश्किल से रिदा के जरिए मनवाया था। और यही नहीं, बाहर जब वो तुमसे टकरा गई तो तुम्हारे होंठों पर मुस्कुराहट उभर गई थी। क्या है ये सब? जुबैर महर पर फट पड़ी। मैं तो कुछ भी नहीं लगती हूँ तुम्हारी, मैं तो फजूल हूँ जो हर वक्त तुम्हें अपने सामने देखना चाहती हूँ। मेरी मोहब्बत को ठुकराकर तुम अच्छा नहीं कर रहे हो जुबैर। महर ने आज एतराफ़ी मोहब्बत कर ही लिया था। मोहब्बत? जुबैर मैनी हेस हंसा। और उसे मोहब्बत नहीं, यकतरफा मोहब्बत कहते हैं। और मोहब्बत सिर्फ उस शख्स से करनी चाहिए जो तुमसे मोहब्बत करता हो और उसके पीछे नहीं भागना चाहिए जो तुम्हें पसंद भी ना करता हो। महर, मैं तुम्हारे दोस्त होने के नाते तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ, वही तुमसे मोहब्बत करता है, ये तुम भी अच्छे तरीके से जानती हो और मैं भी बेहतर जानता हूँ। तुम उसे कबूल कर लो, तुम खुश रहोगी उसके साथ, वरना यूं ही जलती रहोगी। ये कहकर वो रुका नहीं बल्कि बाहर निकल गया। गो टू हेल, वो चिल्लाई और किशन उठाकर दीवार के साथ दे मारा। तुम नहीं जानती महर, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। सो नहीं पाता हूँ रातों को, और आज भी देखो, आज भी मैं सो नहीं पाया हूँ। दम घुट रहा है मेरा कमरे में, इसलिए छत पर आ गया हूँ। वहीद, जो कि खुद ही बड़बड़ा रहा था, अचानक आहट पर चौंक उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की जिसने सफ़ेद साड़ी पहन रही थी छत की दीवार पर दूसरी तरफ मुँह करके खड़ी थी, जैसे वो अभी मरना चाहती हो। वहीद उसकी तरफ लपका और उसके सामने खड़ा हो गया। देखो मोहतरमा, ये आप क्या कर रही हैं? ऐसे तो नीचे गिर जाएंगी आप। अभी उसने बात पूरी नहीं की थी कि लड़की ने नीचे छलांग लगा दी। वहीद उसकी इस हरकत पर काम सा गया और नीचे देखा तो वो औंधे मुंह पड़ी हुई थी। वो भागता हुआ नीचे आया और जुबैर को आवाज़ दी। जुबैर ने अब दरवाज़ा खोला और कहा, क्या है? तो वो बोला, जल्दी बाहर आओ, मैं तुमको दिखाता हूँ कुछ। वो उसके साथ बाहर आ गया। बाहर देखा तो कुछ भी ना था। किधर गई वो? अभी तो वो यहीं थी, वहीद ने इधर उधर देखते हुए कहा। कौन किधर थी? कुछ बताओ तो सही। वहीद ने जुबैर को तमाम कहानी सुना दी।
ओ शिट यार, सारी नींद खराब कर दी तुमने। ये सब ख्वाब था और ख्वाब कभी भी हकीकत नहीं होते। और वहाँ सभी लोग जमा हो गए और पूछने लगे तो वहीद ने सबको तमाम कहानी सुना दी। हाँ यार, तुमने जो कुछ देखा है बिल्कुल ठीक देखा है और ये कोई मजाक या ख्वाब की बात नहीं है, आमिर ने कहा। ऐसी ही लड़की को मैं भी इस हवेली में देख चुका हूँ, यकीनन कोई है यहाँ पे। लगता है तुम सब लोग ही पागल हो गए हो, जुबैर ने उकताए हुए लहजे में कहा। अच्छा छोड़ो ये फजूल बहस, सुबह इस पर तबसरा कर लेंगे, अब जाकर सोते हैं, सना ने कहा और सभी अपने कमरे में चले गए। सरमजद को न जाने क्या सूझी कि वो कमरे से बाहर निकल गए और हवेली में घूमने लगे कि उनकी नज़र ऊपर टेरेस पर खड़ी किसी पर पड़ी तो वो उसके पीछे जा पहुंचे और बोले, तुम यहाँ से पीछे हट जाओ वरना गिर जाओगी। उसके इतना कहने की देर थी कि लड़की ने छलांग लगा दी। सर अमजद ने उसे बचाने के लिए जो ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उनके मुंह से एक चीख निकल गई। चीख की आवाज़ सुनकर सब लड़के और लड़कियां कमरों से बाहर निकल आए और ऊपर टेरेस की तरफ भागे, क्योंकि उन्हें आवाज़ वहीं से सुनाई दी थी। लेकिन ऊपर का मंजर देखते ही उनकी सांस रुक गई। सामने सर अमजद की लाश पड़ी हुई थी जो खून में डूबी हुई थी। ये सब कैसे हो गया? सना ने डरते हुए कहा। ये उसी आत्मा का काम है ये जो यहाँ दिखाई देती है, सफ़ेद साड़ी में, वहीद ने कहा। लेकिन हम उस आत्मा को कैसे ढूंढे? रिदा बोली। मैं उसको कब्जे में कर सकती हूँ, शिजा ने कहा। तुम? जुबैर ने तंजिया उसे देखा। हाँ मैं, मेरी नानी ने मुझे ऐसा अमल सिखाया था जिससे मैं उस आत्मा को हाजिर कर सकती हूँ, शिजा ने कुछ सोते हुए कहा। तो फिर देर किस बात की? अगर ऐसा कर सकती हो तो फौरी करो, महर ने कहा जो उनकी बातें गौर से सुन रही थी। नहीं अभी नहीं, ये अमल चांद की 15 तारीख को होगा और आज चांद की 13 तारीख है, तो ये 2 दिन हम क्या करेंगे? सना ने कहा। हम हवेली का चप्पा चप्पा छान मारेंगे, हो सकता है कि इसका कुछ पता चल सके, शीजा ने कहा और साथ ही बोली, अब सो जाओ। लेकिन सर की लाश का क्या करें? वहीद ने कहा। हाँ उन्हें यहाँ ही दफन कर देना चाहिए, आमिर ने कहा और सबने ही उसकी बात की तायद की। और फिर बाकी रात वो कब्र खोदते रहे और फिर नमाजी जनाजा पढ़कर उसको दफन कर दिया। सुबह बूढ़ा गायब था, सबने उसे हवेली में बहुत तलाश किया लेकिन वो ना मिला। तलाश के दौरान वो एक कमरे में गए जहाँ ताला लगा हुआ था। इन सबको शक हुआ कि यहाँ कुछ है, लिहाजा हमें अंदर जाकर इस कमरे का जायजा लेना होगा। सबने मशवरा किया और फिर ताला तोड़कर कमरा खोल दिया और कमरे का मंजर देखकर सभी हैरान रह गए। वहाँ एक बेड लगा हुआ था जिस पर फूल की पत्तियां थी जो खुश्क हो चुकी थी। वहाँ एक किताब थी जो शीजा ने उठा ली और उसे खोलकर देखने लगी। वो किताब को समझ गई और बोली, ये किताब एक मजहब क्रांति के बारे में है। इसमें शादी के बारे में सब कुछ लिखा होता है कि ये लोग अपनी शादी की रसूमात कैसे अदा करते थे। और नीचे जो तस्वीर लगी हुई थी वो कहीं बाहर की नहीं थी, उसी कमरे की थी। और इसमें ये किताब भी दिखाई दी गई है और इस पर जो तस्वीर थी लड़की की वो भी उसी आत्मा की होगी। हाँ ये वही लड़की है जो हमने देखी है, वहीद ने तस्वीर को देखते हुए कहा। बिल्कुल यही लड़की है, लगता है इस लड़की के साथ कुछ ज़रूर हुआ होगा। ये बात सुनकर शीजा बोली, मैं सब कुछ जान जाऊंगी, सिर्फ 2 दिन की बात है, इसके बाद हर बात का इल्म हो जाएगा। रात बड़ी भयानक थी। सब लोग खाना खाने के बाद सोने के लिए कमरे में मौजूद थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ही एक एक करके सो गए कि यकदम उनको एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। ये किसकी चीख है? सभी इस चीख की गूंज से उठ गए। रिदा, रिदा, सना ने रिदा को अपने पास ना पाते हुए कहा। सबके ही होश हो गए, सभी टेरेस की तरफ भागे क्योंकि वो जानते थे कि सर अमजद की लाश भी वहीं से मिली थी और यकीनन अगर रिदा को कुछ हो गया तो वो भी वहीं है। यही सोचकर वो टेरेस की तरफ भागे और वहाँ का मंजर देखकर सभी काम कर रह गए। वहाँ रिदा की लाश पड़ी हुई थी, उसका भी वही खाल किया गया था जो सर अमजद की लाश का हुआ था। ये मंजर देखकर सभी फूट फूट कर रो दिए। शीजा रोते हुए जुबैर के गले लग गई और महर ये देखकर नीचे चली गई। रिदा की लाश को भी दफना दिया गया और बाकी रात ऐसे ही बीत गई। आज रात को शीजा ने अमल शुरू करना था और उसके लिए सब इंतजामात कर लिए गए थे। रात हुई तो शीजा एक महसूस जगह पर बैठ गई और अमल करने लगी। वो मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगी और कुछ ही देर में वो आत्मा उनके सामने हाजिर हुई। उसे देखकर सबने ही उसे पहचान लिया। तुम ये कत्ल क्यों कर रही हो? शीजा ने विट करते हुए उससे सवाल किया। जवाब में उस आत्मा ने एक खोखला सा कहकहा लगाया और फिर रोने लगी। उसके सिसकियों से कमरा गूंज उठा। फिर वो गोया हुई, कभी मैं भी तुम लोगों की तरह होती थी, कभी मेरा भी एक घर था जिसमें कहकहे ही कहकहे थे, खुशियां ही खुशियां थी। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि हमारे कॉलेज का एक आवारा लड़का मेरे रास्ते में आ गया। उसने मुझे प्रपोज कर दिया और कहा, मैं कई माह से तुम्हें चाहता आ रहा हूँ लेकिन कह नहीं पाया हूँ।
उसकी बात सुनकर मेरे सामने समीर का चेहरा आ गया। वो भी मुझे पसंद करता था और वो हमारे कॉलेज का लायक तरीन लड़का था और मैं भी उसे पसंद करती थी। मैंने उससे ना सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि कह दिया कि आज के बाद वो कभी भी मेरा रास्ता ना रोके। मेरे इनकार से वो धमकियों पर उतर आया और बोला कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें और समीर को जान से मार दूंगा। इतना कहकर वो चला गया और मैंने ये बात भुला दी। उन दिनों मेरा और समीर का रिश्ता तय हो चुका था और फिर हमारी शादी की डेट भी रख दी गई थी। मैं उस दिन समीर की दुल्हन बनी हुई थी कि वो आया और मुझे उठाकर ले गया और उस हवेली में ले आया और उसी कमरे में मुझे ला फेंका जिसमें तुम मौजूद थे। उसने यहाँ मुझे पटकते ही 2-4 थप्पड़ मेरे मुंह पर मारे। साथ ही उसने आग जलाई और किताब ले आया। वो क्रांति मजहब से ताल्लुक़ रखता था और अपने मजहब के मुताबिक मुझसे शादी करना चाहता था। वो आग के गिर्द चक्कर लगाने लगा। मैंने उसे धक्का दे दिया और कमरे से बाहर भाग गई। वो भी मेरे पीछे भागा। मैं टेरेस पर आ गई और जब देखा कि वो मेरे पीछे है तो मैंने यहाँ से नीचे छलांग लगा दी। मैंने देखा कि मेरा जिस्म नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ था और मेरी आत्मा उसे देख रही थी जो खून में लथपथ था। मैं अपने ही जिस्म को तड़पता हुआ देख रही थी, खून में डूबा हुआ देख रही थी। फिर मैंने उसको भी मार डाला। मुझे उस पर इतना गुस्सा था क्योंकि उसने मुझे मेरे महबूब से जुदा किया था। मेरी खुशियों का वो कातिल था। मैं जज्बाती हो गई थी और मैंने उसे मारने के बाद उसका खून पीना शुरू कर दिया और यूँ मुझे खून पीने की लत पड़ गई। और इसके बाद जो भी यहाँ आया मैंने उसका खून पीना शुरू कर दिया और वो मंजर जो मेरे साथ बीता था वो मुझे हर रोज़ करना पड़ता है। मुझे हर रोज़ रात को टेरेस से नीचे कूदना पड़ता है। तुम्हारे साथियों को भी मैंने मारा है। इतना कहकर वो खामोश हो गई। उसकी कहानी सुनकर सभी उदास हो गए। हमें तो उस बूढ़े से भी खौफ आता है जो कि हमें यहाँ लाया है। हमने उसको रात की तन्हाइयों में तुम्हारे आगे पीछे देखा है। शीजा ने सवाल कर दिया तो उस आत्मा ने एक गहरी सांस ली और बोली, यही तो वो लड़का है जो मुझे यहाँ उठाकर लाया था, जिसकी वजह से मैं मरी हूँ। मैंने उसे भी मार दिया था। तुम लोग उसे जिंदा समझ रहे हो। ये जिंदा नहीं है बल्कि मुर्दा इंसान है। क्या? ये बात सुनकर सभी चौंक उठे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि वो सब एक मरे हुए इंसान के साथ यहाँ तक आए हैं। लेकिन वो बुरा ड्राइवर कहाँ है? हमें वो सुबह से दिखाई नहीं दे रहा। सना ने पूछा। वो चला गया है। वो समझ चुका है कि तुम सब मर गए होगे और वो किसी और को यहाँ लाने के लिए गया है। वो इंसानों का दुश्मन है। लेकिन तुम लोग अगर मेरी मदद करो तो मुझे इस अजियत से आज़ादी मिल सकती है जिस अजियत में मैं शिकार हूँ। हम लोग क्या मदद कर सकते हैं? तुम्हारी जुबैर ने कहा, तुम लोग इस कमरे से मेरी लाश को निकाल कर कहीं दफना दो, मैं आज़ाद हो जाऊंगी। किस कमरे में तुम्हारी लाश है? और तुम तो टेरेस से कूदकर मरी थी। फिर कमरे में तुम्हारी लाश कैसे चली गई? हाँ, मैं टेरेस से कूदकर मरी हूँ, लेकिन इस खबीस शख्स ने मेरी लाश को एक कमरे में फेंक दिया कि किसी को पता ना चल सके कि यहाँ किसी का कत्ल हुआ है। प्लीज़ मेरी मदद करो वरना मुझे कभी भी इस अजियत से निकलने नहीं देंगे। ठीक है, हम लोग तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। बस हमें बता दो कि तुम्हारी लाश उसने कहाँ दबाई थी। इस कमरे में उसने इस कमरे की तरफ इशारा किया तो हम लोग उस कमरे की तरफ चल दिए और उसकी लाश को तलाश करने लगे। इतना अरसा हो गया है उसको मरे हुए, फिर लाश कहाँ होगी? वो तो एक हड्डियों का ढांचा होगा, सना ने डरे हुए लहजे में कहा। हाँ, यकीनन वो हड्डियों का ढांचा होगा और हमें इस ढांचे को ही दफनाना होगा, शीजा ने कहा। और यूं उन लोगों ने लाश को ज़मीन से निकाल ही लिया जहां उसको छोटा सा गड़ा खोदकर दबा दिया गया। लाश क्या थी? एक ढांचा था जिसे हमने दफना दिया। उन सब ने ऊपर की तरफ देखा तो उस लड़की की आत्मा उन्हें दिखाई दी जो आसमान की तरफ उड़ती जा रही थी। आज वो हमेशा के लिए आज़ाद हो चुकी थी। अब उसे कोई अजियत देने वाला ना था। अब उसे रोज़ रोज़ टेरेस से कूदकर मरना नहीं पड़ना था। वो सबकी बहुत खुश थे क्योंकि वो जानते थे कि उसके जिस्म को दफनाने के बाद कितने लोगों को मरने से बचा लिया गया था। अब जो भी इस हवेली में आता उसे मौत का सामना ना करना पड़ता और ना ही वो सफ़ेद साड़ी पहने किसी को दिखाई देती। यकीनन उन्होंने प्रोफेसर अमजद और रिदा की मौत का बदला ले लिया था। सब लोग वापस जाने की तैयारी करने लगे और फिर गाड़ी के पास आ गए। मौत का गम अपनी जगह था लेकिन हज़ारों इंसानों को मौत के मुंह से बचाने की खुशी उनके चेहरों पर मौजूद थी। महर जुबैर के पास आई और बोली, मैंने हमेशा तुम्हें चाहा है लेकिन तुम बहुत ही खुदगर इंसान निकले हो और जिससे मैं हमेशा नफरत करती आई हूँ अब उसी से मुझे मोहब्बत हो गई है। अब मेरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए नहीं बल्कि वहीद के लिए है। भाई, मेरी मोहब्बत तो पहले भी सना के लिए थी और हमेशा सना के लिए होगी। आमिर ने बैग गाड़ी में रखते हुए कहा और सना भी उसकी बात पर मुस्कुरा दी थी क्योंकि उसने भी आज एतराफ़े मोहब्बत कर लिया था। अब उसकी नज़रें शीजा और जुबैर की तरफ थी कि महर बोल पड़ी, अब तुम कहोगी या मैं कहूँ?
क्या मतलब वो जिम्पा, यही कि तुम शिजा को कितना चाहते हो। ये सुनकर जुबैर ने शिजा की तरफ देखा तो शिजा ने नजरें झुका ली और एक कहकहा वहां गूंजा और उसके बाद उनकी गाड़ी वापसी सफर के लिए चल दी। आज सभी सोच रहे थे कि आज उन्होंने बहुत कुछ खोया था लेकिन बहुत कुछ पा लिया है। वापसी सफर में गोके रिदा और सर अमजद उनके साथ न थे, लेकिन वो उनके दिलों में से कभी भी जुदा नहीं हो सकते थे।